क्या होता है कि कुछ कुछ बच्चे नए 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 जो देते हैं उसको होता है क्या कि बहुत सारे बुक को पढ़ने लग जाते हैं। अरे इसमें से आएगा उसमें से आएगा, तो मैं उससे बचिए। एक ही बुक को बार बार पढ़िए, बार बार रिविजन रिविजन बहुत जरूरी है। दोनों पेपर में से कौन सा पेपर पहले अटेम्प्ट करना चाहिए? पेपर वन पहले करना चाहिए या फिर पेपर टू को पहले अटेम्प्ट कर देना चाहिए? तो मैंने यही किया कि रुका नहीं, बढ़ते गया बढ़ते गया। मैंने कोई ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं की थी, बट हाँ सेंटर पे जाने के बाद मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि कैसा आएगा, किस टाइप का आएगा क्वेश्चन। क्योंकि इसमें थोड़ा मैंने पेपर देखा था तो थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन था, तो पेपर में ही पढ़ने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो पीवीआईक्यू को पढ़ने के बाद आपने कैसे इसको प्लान किया कि कौन सी बुक को पढ़ा जाए, कौन सी बुक से कौन से टॉपिक्स को चूज किया जाए, उसके लिए आपने क्या किया? मेरा स्ट्रेंथ जो सब्जेक्ट है, मैंने एंशिएंट और मॉडर्न ये दो पेपर पे काफी ज्यादा फोकस किया। मतलब मेडिएवल भी पढ़ा लेकिन उतना थोड़ा उससे कम। ये दो सब्जेक्ट पे मेरा ज्यादा फोकस रहा था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी। हमारे साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि यूजीसी नेट एग्जाम में हर साल लाखों बच्चे अपीयर्स होते हैं। हर साल इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में कुछ चंद बच्चे ही इसको क्वालिफाई कर पाते हैं, और सबका सौभाग्य ऐसा नहीं होता कि वो सभी इसको क्वालिफाई कर पाएं। तो जो बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, जिनका मेहनत में 100% होता है, वही क्वालिफाई कर पाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में जेआरएफ हासिल किया है। तो बात करेंगे सचिन से। सचिन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। सचिन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। सचिन, जैसे ही आपका रिजल्ट मेरे पास आया था तो मैंने उस रिजल्ट को अपने टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया था। तो बहुत बच्चों ने मुझे आपके लिए विश भी किया, और उन्होंने कहा कि सर, आप बात करते समय सचिन से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उन्होंने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे, आपसे बात करते समय उन क्वेश्चंस के आंसर जरूर ले लेना। तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपसे ज़रूर लूँगा। और सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ही आपको रिज़ल्ट पता चला कि आपका जेआरएफ हो गया है, तो सबसे पहले कैसा रिएक्शन था? मतलब किसको बताया आपने पहले? पहले तुम लोग को सभी को जो जिन्होंने विश किया है उन लोग को सभी को थैंक यू। पहला रिएक्शन आया तो मैं घर में ही था, तो मम्मी थी साथ में। तो सबसे पहले रिजल्ट मैंने मम्मी को और अपने सिस्टर को ही बताया था। तो काफी मतलब अच्छा लग रहा था, काफी प्राउडली मोमेंट है। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छा जेआरएफ के साथ क्वालिफाई करना तो काफी अच्छा, मतलब कह नहीं सकते हैं कैसा, मतलब काफी अच्छा लग रहा था। और मेरा तो अभी पीजी फाइनल भी नहीं हुआ था, लास्ट लास्ट सेमेस्टर था, तो काफी मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, आपने पीजी करते समय ही इस एग्ज़ाम को दे दिया था। ठीक है, बहुत अच्छे। जी जी, लास्ट सेमेस्टर था मेरा। और जिस दिन रिजल्ट आया उसके कुछ दिन के बाद ही मेरा एग्जाम चालू था, स्टार्ट होने वाला था। 9 तारीख को मेरा एग्जाम स्टार्ट था, 5 को शाम में रिजल्ट आ गया। अच्छा सचिन, आपने कॉलेज में भी पीजी सारे लोग को बताया मैंने तो। अच्छा, अच्छा, आपने पीजी करते समय इसके बारे में सोचा? आपको किसी टीचर्स ने गाइड किया था या आपको पहले से पता? जैसे मुझे आपने बताया था, एक दिन आपसे पहले भी बात हो रही थी, तो आपने बताया था कि आप बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं और बीपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। आपने 2 बार प्री भी निकाला है, उसका अभी मेंस भी लिख रहे हैं। तो आपको क्या क्या लगा कि बीपीएससी अच्छा नहीं है? बीपीएससी को छोड़ के आप इस साइड में शिफ्ट हो गए। क्या ऐसा पहले से ही सोचा था टीचिंग लाइन में जाना, या फिर अचानक से शिफ्ट किया? ऐसा नहीं है कि बीपीएससी अच्छा नहीं है। तो जब ग्रेजुएशन में था तो उस टाइम से बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, तो पीजी में एडमिशन करवाया। उसके बाद सारे सीनियर्स थे और जितने फ्रेंड्स थे तो काफी लोगों ने मतलब बताया कि नेट है, जेआरएफ से थोड़ा। तो इस फील्ड में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी है हिस्ट्री की वजह से, तो मुझे भी लगा कि हाँ नहीं थोड़ा देना चाहिए, जब पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से देना चाहिए। और एक मेरे मेरे 2-3 सीनियर्स हैं जिन्होंने मतलब कमीशन बीपीएससी कंप्लीट किया, उसके बाद जॉब ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया और प्रोफेसर लाइन को ज्वाइन किया। तो थोड़ा मोटिवेशन होता है कि हाँ कुछ तो बात है इसमें, तभी तो ऐसा थोड़ी है कि कोई भी चला जाए। तो इससे थोड़ा मोटिवेशन भी मिला और सब दोस्त था और सीनियर लोग जिससे गाइडेंस मिला थोड़ा सा जाना। तो उसके बाद थोड़ा रिसर्च किया थर्ड सेमेस्टर में आके, तो पता लगा कि हाँ अच्छा चीज है तो देना चाहिए। लास्ट सेमेस्टर था तो मुझे लगा कि दे देते हैं, दोनों अगर साथ में होगा तो पीएचडी भी साथ में कंप्लीट हो जाएगी तो बेहतर रहेगा। बाकी के साथ में बीपीएससी का भी प्रिपरेशन चलते रहा। और आपसे बात करके तो ये पता चला कि यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं, यदि आप पीजी करते हुए भी इस एग्ज़ाम को तैयारी करें, अच्छे से करें, तो ये एग्ज़ाम पीजी करते समय भी क्वालिफाई किया जा सकता है। ये आप एक बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे सामने। सचिन, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, तो एक-एक करके आज बात करेंगे थोड़ा-सा। आप मुझे ये बताना कि आपने जैसे दोनों पेपर की तैयारी की, इस बार आप पहले मुझे ये बताना कि आपके कितने परसेंटाइल नंबर आए थे? मेरा ओवरऑल परसेंटाइल 99.69 है।
जी, फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में 98.6 या समथिंग है, उतना तो नहीं है, तो उतना है। तो एक्चुअली फर्स्ट पेपर में मेरा काफी अच्छा स्कोर है, जिसके कारण से मेरा परसेंटाइल 99.69 बन पाया है। मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ, सेकंड पेपर में मेरा मार्क्स फर्स्ट पेपर के अपेक्षा थोड़ा कम है, लेकिन तो ओवरऑल ओवरऑल मिलाकर देखा जाए तो अच्छा खासा परसेंटेज है। आपने जैसे रिस्पांस की पहले यूजीसी पहले अपलोड कर देता है, आपने रिस्पांस की को चेक किया था? आपको पता होगा कि आपके पेपर वन में कितने क्वेश्चन ठीक हो गए थे? तो रिस्पांस की के अनुसार मेरा फर्स्ट में 37 था, फर्स्ट पेपर में। ठीक है। और और सेकंड सेकंड पेपर? पेपर में 50। हाँ, 57? सेकंड पेपर में मेरा 58 था, 58, और एक 58 था। क्वेश्चन ड्रॉप किया तो 59 था। ठीक है। कुल मिला के देखा जाए आपके दोनों पेपर को मिला के 95 क्वेश्चन ठीक हो गए थे, है ना? तो कट ऑफ से तो काफ़ी ड्रॉप आगे था तो निकल गया आप। 96 ले। हाँ, एक ड्रॉप हो गया तो 96 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए, तो कट ऑफ से तो बहुत आगे थे आप। कट ऑफ तो जो जेआरएफ वाली कट ऑफ है, हमने बहुत सारे टॉपर से बात की है, तो लगभग ये माना जाए कि 180 के आसपास यदि आपके क्वेश्चन ठीक हैं तो आपका जेआरएफ वहाँ पर क्वालिफाई हो गया था। तो पेपर वन की स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? पेपर वन में 10 सेक्शन होते हैं, उनको कैसे आपने तैयार किया? पेपर वन में 10 सेक्शन है, जो अलग अलग टाइप के हैं। तो एक प्रॉपर बुक अगर बात किया जाए तो प्रॉपर मैंने एक केवीएस मैदान पढ़ा था। और बाकी के लिए एक्चुअली मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मतलब रिसोर्स को फॉलो किया है। जैसे मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, आईसीटी है। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब पे एक चैनल है, ज्योति जोशी करके पढ़ाते हैं ठीक है। मैम। तो उनका वीडियो मैंने देखा है, काफी अच्छी पढ़ाती है वो। भाषा पे थोड़ा लैंग्वेज पे अच्छा पकड़ा है, तो वहाँ पे क्योंकि केवीएस मैदान में है क्या कि थोड़ा लैंग्वेज उसका टफ है, क्योंकि इंग्लिश जो इसका हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, तो हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा होता है परेशानी। लेकिन वहां पे देखने से सारी बातें क्लियर हो गई। और बाकी का मैं मेरा थोड़ा मैथ का बैकग्राउंड है, तो ठीक था, मैथ के रिलेटेड थोड़ा सा सारा बन गया। तो बाकी का इन्वायरमेंट के लिए भी आप ज्यादा तो उसमें पढ़ना नहीं होता है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हो जाएंगे। चाहे तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, या फिर कोई और कंपटीशन का बुक जो उसमें जिसमें इन्वायरमेंटल से संबंधित दिया है तो उसको पढ़ सकते हैं। मेरा तो बीपीएससी का सिलेबस था, तो इन्वायरमेंट तो थोड़ा उसमें पढ़ा हुआ था, ज्यादा मेहनत उसमें जरूरत नहीं पड़ा। बाकी कॉम्प्रिहेंशन का भी आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आप उसमें बना सकते हैं, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, हो सकता है। तो इस टाइप से मेरा प्रिपरेशन एक्चुअली 50 नंबर में 40 नंबर का था कि कम से कम 40 पूरे कवर करना है। उसमें से मेरा स्कोर 30 to 35 का स्कोर कर देना है, मेरा ये मोटो था। और बाकी के सेकंड पेपर में भी मैंने सोचा था कि 60%, जो मतलब जो बेसिक बुक पढ़ रहा था उसके हिसाब से 60% तक, क्योंकि जेआरएफ का कट ऑफ अबाउट ओबीसी है, ओबीसी में 60% की ही कोडिंग रहता है। तो उस हिसाब से मैंने अपना सेटअप किया था, और ये देखिए मतलब हो गया उस हिसाब से सारा तो चीजें ये देखा अकॉर्डिंग जाए चल कि आपने पहले से वेल प्लान्ड तरीके से तैयारी शुरू की थी, पेपर वन को लेकर और पेपर टू को, दोनों को लेके, है ना? और पेपर वन का आपने जो टारगेट बनाया था कि आपने 40 क्वेश्चन ठीक करने हैं, उसमें से आपके 37 क्वेश्चन ठीक हो गए। वो आपके जैसे बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, उसने आपको बहुत हेल्प की, है ना? तो पेपर टू की जो हिस्ट्री की तैयारी है, उसके लिए आपने क्या किया था? कोई बुक आप बताएं, कौन कौन सी बुक्स को फॉलो किया था आपने? तो ऐसे तो मतलब काफी बुक पढ़े हैं, लेकिन अगर नेट जेआरएफ के लिए अकॉर्डिंग मतलब स्पेसिफिकली बात किया जाए तो कुछ बुक हैं जो जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, जो मैंने पढ़ा है। हाँ हाँ, जरूर बोलिए आप। जैसे एंशियंट के लिए आप, मैंने केसी श्रीवास्तव को पढ़ा था। केसी श्रीवास्तव काफी अच्छी बुक है। बाकी लोग काफी लोग इसमें उपेंद्र सिंह भी पढ़ते हैं, तो ठीक है, लेकिन उनका लैंग्वेज मुझे थोड़ा टफ लगा, तो इसी कारण मैंने उससे पढ़ा नहीं था। केसी श्रीवास्तव को पढ़ा था। और बाकी के लिए तो उसमें एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं बेसिक नॉलेज के लिए, इससे नहीं, नेट के लिए तो नहीं पढ़ सकते। केसी श्रीवास्तव मैं कहना चाहूंगा, केसी श्रीवास्तव पढ़ सकते हैं। और मेडिएवल के लिए मैंने तो हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ा था। थोड़ा बोरिंग टाइप का बुक है, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं। बाकी अगर जिसे लेंदी लगता है तो एस के पांडे भी पढ़ सकते हैं। एस के पांडे भी अच्छी बुक है। ठीक है। और मॉडर्न के लिए मैंने दो बुक रिकमेंड करना चाहूंगा। पहला राजीव वहीद के स्पेक्ट्रम वाली बुक, स्पेक्ट्रम की जो है आधुनिक भारत, वो पढ़ सकते आधुनिक हैं। भारत, और ठीक है। दूसरे परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं। परीक्षा दोनों वाली। परीक्षा वाणी या, हाँ जी, परीक्षा वाणी या स्पेक्ट्रम, दोनों में से कोई, दोनों काफी अच्छी बुक है। ये है कि थोड़ा स्पेक्ट्रम वाली यूपीएससी के व्यू से ज्यादा मतलब ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं, उसमें कंटेंट ज्यादा है, थोड़ा मोटी बुक है, लेकिन पढ़ने में मन लगता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ सकते हैं उसमें। और बाकी के एक बुक रिवीजन के लिए मैंने पढ़ी थी लास्ट में, आर्य कंपटीशन टाइम, उसका भारतीय इतिहास आता है,
600 पेज की एक बुक है, तो उसको पढ़ सकते हैं। वो काफी अच्छी बुक है। मैंने वो लगभग लगभग लास्ट में 1 महीने के अंदर सिर्फ उसे ही पढ़ा था रिविजन के तौर पे। उससे ठीक काफी हेल्प मिला, और मुझे लगता है कि उसमें 50 to 60% क्वेश्चन लड़े इस बार। ठीक है तो मैं बता सचिन। रहा हूँ, तो उसको एक बार आप लोग देख सकते हैं। ठीक है सचिन। सचिन, आपकी जो बुक लिस्ट है काफ़ी वाइड है और काफ़ी बुक्स आपने पढ़ी हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जैसे पीवीआईक्यू हम लगाते हैं, तो पीवीआईक्यू को पढ़ने के बाद आपने कैसे इसको प्लान किया कि कौन सी बुक को पढ़ा जाए, कौन सी बुक से कौन से टॉपिक्स को चूज किया जाए? उसके लिए आपने क्या किया? क्या पीवाईक्यू से आपको हेल्प मिली थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपके चैनल से सारे प्रीवियस क्वेश्चन देखा है। मैंने आपके चैनल से, तो मैंने उसके क्वेश्चन के पैटर्न को समझा कि क्या पूछता है नेट के बाकी के सिलेबस। जैसे बीपीएससी हम लोग का है तो थोड़ा अलग पैटर्न है उसके पेपर का पूछने का, लेकिन इसमें थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से मैंने देखा तो थोड़ा हाँ लगा कि डिप में इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का ज्यादा क्वेश्चन है, आप इसमें थोड़ा डिप पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने उस वैसा देखा जिसमें डाटा डाटा की संख्या ज्यादा हो, तो उस टाइप से मैंने बुक सेलेक्ट की। तो केसी श्रीवास्तव को मैंने लाइनिंग किया था, तो अंडरलाइनिंग उसमें पढ़ते रहा। केसी श्रीवास्तव मैं कहता हूँ एंसेंट के लिए सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ नहीं। वो मतलब एक ही किताब अच्छी है, और बाकी के अब जो बताया उसमें से आप जो अच्छा लगे पढ़ सकते हैं। तीनों में काफी अच्छा फैक्ट है। और मैंने एक स्ट्रेटजी अप्लाई किया, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं था, 3-4 महीने थे। तो मैंने वो कहा कि मेरा स्ट्रेंथ जो सब्जेक्ट है, मैंने एंशियंट और मॉडर्न ये दो पेपर पे काफी ज्यादा फोकस किया। मतलब ठीक। मेडिएवल भी पढ़ा, लेकिन उतना थोड़ा उससे कम। ये दो सब्जेक्ट पे मेरा ज्यादा फोकस रहा था, क्योंकि मुझे पता था कम से कम तो 60 to 65 क्वेश्चन ये दोनों सब लगभग जितना मतलब पेपर मैंने एनालिसिस किया था, तो उससे लग रहा था 60 to 65 क्वेश्चन इससे आएंगे। तो मुझे लगा कि इसमें अगर 50 कर देते हैं, या 45 या 50 कर देते हैं, और बाकी के उसमें 10-15 क्वेश्चन तो बना सकते हैं, तो रिजल्ट आ सकते हैं। इस टाइप का मैंने स्मार्टली तरीका से थोड़ा सोचा। और ये नहीं कि पूरे दिन भर पढ़ते रहा, ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, इस टाइप से मैंने स्ट्रेटजी नहीं बनाई। हो सकता है मे बी इसका, और क्वेश्चन उस हिसाब से आया तो मैंने बना दिया। ओके सचिन, आपसे तो ये चीज़ सीखने को मिली है कि एक तो आप एक वेल प्लान तरीके से चलें, ठीक है ना, और सिलेक्टिव स्टडी करें। जितनी ज़्यादा सिलेक्टिव करेंगे, जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे, उतना ही अच्छा है, ठीक है ना। और सचिन, एक चीज़ अक्सर कॉमन क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में रहता है कि इस एग्ज़ाम में जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर तो हर एग्ज़ाम में होता है। वहाँ पर आजकल तो ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है, तो वहाँ पर और भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है समय को कंट्रोल कर पाना, टाइम को मैनेज कर पाना। तो आपने ये सब चीज़ कैसे मैनेज की वहाँ पर? क्या आपने इसके लिए पहले से प्रैक्टिस की थी, या फिर फर्स्ट टाइम गए तो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया? मैंने कोई ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं की थी, बट हाँ सेंटर पे जाने के बाद मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि कैसा आएगा, किस टाइप का आएगा क्वेश्चन। क्योंकि इसमें थोड़ा मैंने पेपर देखा था, तो बड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन था, तो पेपर में ही पढ़ने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो वहाँ पे स्क्रीन पे सोच रहा था कि काफी ज्यादा समय लगेगा, और एक्चुअली लेंदी पेपर देता भी है और उसमें समय लगता भी है। तो उसमें मैंने क्या किया कि पहले ही स्टार्टिंग से मैंने क्वेश्चन देखते गया पीछे, बार बार ज्यादा समय नहीं दिया। जो लग रहा था कि मैं फंसूंगा क्वेश्चन, उसको मैंने छोड़ दिया। बाकी को मतलब बनाते गया, जो बन रहा था मैंने बना के आगे बढ़ते गया। ये मतलब नहीं कि रुका नहीं, ज्यादा टाइम किसी उस पे नहीं दिया, क्योंकि काफी ज्यादा लेंदी पेपर था। मैंने उसके बाद डाउनलोड किया, उसके बाद देख रहा कि 96 पेज में क्वेश्चन है, तो अच्छा खासा लेंदी पेपर था। लेकिन मैंने यही किया कि रुका नहीं, बढ़ते गया। वापस में जब मेरे पास 150 क्वेश्चन रहे, उसके बाद मेरे पास 30 मिनट, 30 मिनट सॉरी 20 या 25 मिनट टाइम बचे थे, तो मैंने फिर उस टाइम में पूरा क्वेश्चन को दोबारा से देख लिया। अच्छा, समय तो बच गया था आपके क्योंकि पास। दोबारा आपको देखने का मौका नहीं, एक बार जो क्वेश्चन बना लिया उसको आपको दोबारा देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये सोच के देख लिया फिर से 150 का 150 क्वेश्चन, तो आप देख नहीं सकते। तो थोड़ा आपके ये था। हिसाब से मेरा भी दोनों पेपर में से कौन सा पेपर पहले अटेम्प्ट करना चाहिए? पेपर 1 पहले करना चाहिए या फिर पेपर 2 को पहले अटेम्प्ट कर देना चाहिए? मैं जो आपका स्ट्रेंथ है पहले उसको आप देखिए, क्योंकि मेरा भी मैंने मैंने पहले सेकंड पेपर ही देखा था। क्योंकि मेरा पेपर सेकंड पेपर ही मुझे लग रहा था कि मैं अच्छा जल्दी कर पाऊंगा, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ रहेगा तो आप उसमें जल्दी समय बचा सकते हैं। वो जितना जल्दी हो सके आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसा सब्जेक्ट चुन लेते हैं जो आपको मतलब दिमाग से आपके बाहर है, बन ही नहीं रहा, तो एक तो होगा आपका दिमाग चौकट कर जाएगा एकदम, मतलब पता नहीं चलेगा अब आगे क्या। तो उससे बचना है, उससे मेंटली स्ट्रेस भी होगा कि अरे बन ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है। तो इस चीज से बचना है, तो कहूंगा कि जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आप पहले कर सकते हैं उसको पहले कीजिए। और बाकी जो
आपको लगे कि नहीं बाद में देखा जाए, तो उसको आप पीछे ही देंगे तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से। ओके, तो आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर सबसे पहले काम कीजिए, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या फिर 2 की तैयारी कर रहे हो। तैयारी करते समय भी आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए, आपके कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं, कौन से टॉपिक्स को आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा और कौन से टॉपिक्स को आपको बार-बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हुए ही इवैल्यूएट कर लेनी पहले ही चाहिए, ठीक है? जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए और जो बच्चे 2-4 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, थोड़ा-सा डीमोटिवेट भी हैं, आपको लेके तो वो जी। मोटिवेट होंगे, आपको देख करके होंगे। यदि आप पहले अटेम्प्ट में पढ़ते समय ही कर सकते हैं, तो वो कोई भी कर सकता है। उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? देखिए मैं जो फर्स्ट टाइम जो है, जिनको फर्स्ट टाइम देना है, तो मैं उनके लिए बोलूंगा कि कम से कम अगर पहले से पढ़ रहे हैं बुक, तो कम से कम आपको 4 महीने सफिशियंट है। 4 महीने अगर आप स्मार्टली तरीके से अपने स्ट्रेंथ को समझकर, अपना कमी को देखकर क्या है तो उसको समझ कर अगर पढ़ते हैं तो 4 महीने काफी है। तो मैं कहूंगा कि पहले तो आप सारे बुक पढ़िए, जो मतलब अच्छी बुक पढ़िए, ये नहीं कि गाइड टाइप का बुक मत पढ़िए, अच्छी बुक पढ़िए जिससे आपको नॉलेज गेन हो। क्या होता है कि कुछ कुछ बच्चे नए 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 जो देते हैं, उसको होता है क्या कि बहुत सारे बुक को पढ़ने लग जाते हैं, अरे इसमें से आएगा उसमें से आएगा, तो मैं उससे बचिए। एक ही बुक को बार बार पढ़िए, बार बार रिविजन रिविजन बहुत जरूरी है। तो कहूँ बहुत रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है, आप पढ़िए, थोड़ा स्मार्टली तरीके से पढ़िए। एक ही रिसोर्स पे आप फर्स्ट पेपर के लिए तो मैं बोलूंगा कि आप एक बुक सब बुक पे निर्भर मत रहिए, देखिए खोजिए, खोजने की प्रवृत्ति देखिए, क्योंकि आपको अगर आगे भी करना है तो आपको खोजने की प्रवृत्ति रखना होगा। और बाकी के जो बार बार 2 या 3 बार दे गए, जिनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना वीकनेस देखिए, कहाँ सुधार कर सकते हैं। और रिवीजन और एक अच्छी बुक लिस्ट होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बुक पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ इसको मतलब मेरा छूट गया है। एक ही बुक को ज्यादा बार पढ़िए तो पता चलिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट जो एक बार में याद नहीं होते हैं, हिस्ट्री बहुत बड़ा मतलब इसका वाइड है एकदम, तो पढ़ सकते हैं। और थोड़ा स्मार्टली तरीके से थोड़ा पूरे प्लान वे में कीजिएगा तो मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने सफिशियंट है, इतने अब कर सकते हैं अगर आपका पढ़ा हुआ है तो। ओके, तो सचिन बस दोनों के लिए बोलूंगा कि रिवीजन कीजिए, करते रहिए, ये बहुत जरूरी है। सचिन क्या एनसीईआरटी का भी बेस एक प्रकार बनाना चाहिए, क्या एनसीईआरटी को पढ़ लेना चाहिए? एनसीईआरटी तो मैं कहूंगा कि मतलब प्राइमरी बुक है एकदम से। अगर आप इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। और अभी तक अगर पीजी में है तो मेरे ख्याल से लगभग लगभग लोग एनसीईआरटी पढ़ता ही है, लेकिन हो सके बहुत लोग होता है कि बहुत पहले ही एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं। तो लेकिन मैं तो मेरा तो है, तो मैं 5-6 महीने पे एक बार एनसीईआरटी को देखते रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैंने उस पर अंडरलाइनिंग किया है, थोड़ा बेसिक समझ काफी अच्छा है, मतलब उसको उसके अनुसार आप लैंग्वेज को समझ सकते हैं, इतिहास को समझ सकते हैं। काफी अच्छी मतलब सफिशिएंट बुक है वो। ठीक है, तो सचिन आपसे एनसीईआरटी अच्छी। बात करके तो ये चीज़ पर हम कंक्लूड करना चाहेंगे कि एक तो आप अपनी बुक लिस्ट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें। आपको पहले पता होना चाहिए अपनी बुक कौन-सी पढ़नी है, उसको कैसे पढ़ना है वो तो बात की बात है। पहले यही पता होना चाहिए बुक कौन-सी पढ़नी है। वैसे मैं स्टूडेंट्स आपको ये बता दूँ कि सचिन एक चलता-फिरता एनसाइक्लोपीडिया है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हैं। यहाँ से ये डिफाइन कर पाना, ये आइडेंटिफाई कर पाना कि कौन-सी बुक्स को ये सही में फॉलो करते थे, क्योंकि ये बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं और इन्होंने अपनी बीपीएससी के दौरान बहुत अच्छे से हिस्ट्री को तैयार किया है। इसलिए तैयार किया क्योंकि इनको पढ़ने का शौक है। आप अपने अंदर पढ़ने का शौक पैदा कीजिए। जब तक आपके अंदर ये पढ़ने का शौक नहीं है, आप बुक्स को पढ़ नहीं सकते, क्योंकि सचिन के पास तो बहुत सारी बुक्स हैं। इन्होंने प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल की अलग-अलग बुक्स बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ी हैं। तो इसलिए इनका बेस भी बहुत अच्छा है। इन्होंने अपनी एनसीईआरटी को भी अच्छे से फॉलो किया है। आप अपने हिसाब से अपनी बुक लिस्ट को फाइंड आउट कीजिए, जो बुक आपको अच्छे से लगती है, जिस बुक में से आपको कंटेंट अच्छे से समझ आ रहा है, जो बुक आपके क्वेश्चन पेपर्स की डिमांड को पूरा करती है, जो बुक आपके पास अवेलेबल है। ऐसे बुक लिस्ट के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर लोगे तो कोई भी नहीं पढ़ी जाती। एक बुक्स को आप बार-बार पढ़ो, जैसे सचिन बता रहे हैं कि बार-बार रिवीजन करना ही इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का एकमात्र तरीका है। और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाइए, जितने ज़्यादा एमसीक्यू लगा सकते हैं उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो सचिन आपसे बहुत इंस्पिरेशनल बात हुई है। मुझे लगता है कि आपसे आगे भी बात करेंगे, जैसे ही आप बीपीएससी टॉप कर जाएं। तो सचिन आप आगे क्या करने वाले हैं जेआरएफ करने के बाद? जेआरएफ के लिए मैं कल अब कॉलेज गया था, अपने मैम से मिले जो मेरी एचओडी है, तो उन्होंने काफी उनके चेहरे पे भी काफी खुशी, तो मिठाई वगैरह किया, तो मैंने उनसे बात की थी पीएचडी को लेकर। तो अभी मेरे यूनिवर्सिटी में आने वाला है, बोले कि कंटिन्यू करो, मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा। तो
काफी हेल्पफुल है, तो मुझे लग रहा है कि आगे करना चाहिए मुझे, मैं करूंगा। मुझे थोड़ा अब जब से इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे भी अच्छा लगने लगा है, थोड़ा लग रहा है कि आगे बढ़ूंगा इसमें, इसी फील्ड में। बहुत बढ़िया सचिन, आपसे ना बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत बच्चों की इंस्पिरेशन बनने वाले हो आप। हम चाहेंगे कि भगवान करे आप बहुत आगे तक जाएं, पीएचडी करें। सर